अच्छा, तो जब एक्सटेंशन लेने का काम शुरू होता है तो फिर ये सब कुछ होता है। एक्सटेंशंस की गेम तो ऐसी ही है। वो जो था दूसरा साल था जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को दावत दी गई पीएमए काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब करने की। वो जनरल राहील शरीफ का दूसरा साल था और उसमें लेकिन एक सर्द जंग चल रही थी। ये 2015 की बात है, 2014 की बात नहीं है, ये 2015 की बात है। और सर्द जंग ये थी कि मैंने आपको बताया एक्सटेंशन की तरफ बातें होना शुरू हो गई थी। आपको पता है कि बैनर्स भी लगने लगे थे बाद में फिर कि जाने की बातें जाने दो, जनरल राहील शरीफ की तस्वीर के हाँ, साथ। जाने की बातें तो जाने दो। वो सारा कुछ एक प्लान के साथ होता था। और उस वक्त के डीजी आईएसपीआर जनरल आसिम सलीम बाजवा थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाते हैं। तो जो जिसमें आपको भी बहुत सारे उसके फ्लेवर्स तो आपको भी पसंद हैं, पापा जॉन्स के आर वेरी फेवरेट। तो फेवरेट हैं आपके। तो वो सारी मुहिम को इमेज बिल्डिंग की राहील शरीफ साहब की वो उसको सुपरवाइज कर रहे थे। उसमें हुआ ये था कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा थे, परवेज़ रशीद वज़ीर इत्तलात थे और इरफान सिद्दीकी मेरा ख्याल है मुशीर थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के। तो ये भी साथ काकूल गए नवाज शरीफ साहब के। और वहाँ पे जब गए तो इन्हें दिखाया नहीं गया। और नहीं उसकी देखिए उसकी दिखाया नहीं गया। एक सर्विंग कर्नल आईएसपीआर के उनको भेजा गया पीटीवी की जो सैटेलाइट वैन थी उसके अंदर। खाली ऑर्डर नहीं जारी किए, ऑर्डर जारी हो चुके थे कि किसी को नहीं, इनमें से किसी को नहीं दिखाना और सबसे ज़्यादा चीफ को दिखाना है और फिर नवाज शरीफ को दिखाना है। ख्वाजा आसिफ को नहीं दिखाना, परवेज रशीद को नहीं दिखाना, इरफान सिद्दीकी को नहीं दिखाना। लेकिन टू मेक श्योर, क्योंकि पीटीवी तो परवेज रशीद के अंडर था और परवेज रशीद के ऊपर ऑफ उनको कोर्स। एतराज़ात पहले भी थे। तो उन्होंने टू मेक श्योर कि जो पीटीवी वाले हैं वो कोई शरारत ना करें या अपने बॉस के हुक्म को ना फॉलो करें, उन्होंने एक सर्विंग कर्नल की ड्यूटी लगाई सैटेलाइट वैन के अंदर कि आप यहाँ वहाँ जाके बैठ जाएं और कोई भी अगर कैमरा भी कट कर दे सुपरवाइज करना अगर है यानी तो सारी सिचुएशन को। सुपरवाइज के ऊपर भी सुपरवाइज करना था। तो आपने आगे नहीं जाने देना और वो हुआ। उस पे फिर ये हुआ कि जब परवेज रशीद वापस आए और उन्हें ये पता चला जो जिस वाक्य का इरफान सिद्दीकी ने जिक्र किया कि मैंने परवेज रशीद को कहा कि ये कैसे हाँ। हुआ, तो परवेज रशीद साहब ने एक लेटर लिखा ऑफिशियली डीजीआईएसपीआर को कि ये क्यों हुआ है और क्यों दिखाया नहीं गया। वो लेटर जो है वो परवेज रशीद का जुर्म बन गया, ये पूछना कि आपने सेंसर क्यों किया है वफाकी काबीना के 3 वज़रा को टीवी पर दिखाए जाने से, जिनमें से एक वज़ीर दिफा है। तो आप देखें ना ये काम कैसे होते हैं, कितनी मजबूर होती हैं बाज़ हुकूमतें और फिर उनसे शिकवे भी लोगों को होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमतों को मजबूरी ये है उस वक्त जाहिर करनी चाहिए जब वो हुकूमत में होती हैं। वो एग्जैक्टली आपकी exactly. बात ठीक है। फिर तो काफी सालों बाद उसके आगे बाद फिर ये परवेज रशीद किस्से। साहब को जो है वो हटाना पड़ा। ये उनका एक कसूर, बहुत सारे उनके जो कसूर थे उसमें से एक ये भी था कि उन्होंने वो लेटर क्यों लिखा, उनकी ऐसी जुर्रत कैसे हुई। तो उसके बाद फिर पैनामा लीक्स भी आए अप्रैल 2016 में। फिर उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल सितंबर अक्टूबर में डॉन लीक्स डॉन आ लीक्स। गई। तो ये दोनों जो वाक़यात थे ये इसीलिए थे कि इस दौरान बहुत कुछ चल रहा था और उसमें असल वजह एक्सटेंशन थी जनरल राहील शरीफ की, जो बहुत खूबसूरत टाइयाँ पहनते हैं। आपको मैंने उस दिन बताया उनकी तस्वीर में जो टाई थी वो कम अज़ कम भी 3-4 लाख के रुपए की तो होगी। देख के अंदाजा लगाया अगर आपने। अंदाज़ा लगाया, मेरा इससे ज़्यादा भी अच्छा। हो सकती है, अच्छा। मेरी औकात इससे ज़्यादा सोचने की नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी उससे औकात से अंदाज़ा लगाया। तो ये जो है ना, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से नवाज शरीफ साहब ने उनको आराम किया कि आप सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ एक 52 इस्लामी ममालिक की एक फ़ोर्स है उसको आप कमांड करें, जो वो अब तक कर रहे हैं। और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसके बावजूद और फिर जनरल कमर बाजवा को बनाया गया। लेकिन तो इस जी आप बात करना चाह रही हैं। उस टाइम पे बात कर देते तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट ना होता इसका। देखिए इम्पैक्ट तो होता, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त का मीडिया जो था ना वो बहुत ज़्यादा काबू में कर चुके थे जनरल आसिम सलीम बाजवा। और उस वक्त डीजीआईएस से थे ज़हीरुल इस्लाम, और ज़हीरुल इस्लाम और जनरल आसिम सलीम बाजवा और बहुत सारे और भी इस ग्रुप के लोग थे, जजेस में भी और जनरल्स में भी, जिन्होंने एक अपनी ही रियासत बनाई हुई थी और जिसमें वो नवाज शरीफ को हर कीमत पर निकालना चाह रहे थे। क्योंकि उस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त पॉलिटिकली नवाज शरीफ बहुत मजबूत थे।
अवाम के अंदर, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हुए थे जिसकी अवाम में पजीराई थी, और उनका और इमरान खान का की पतंग इतनी बुलंद नहीं थी उस वक्त नहीं थी। तो इन लोगों को लग रहा था कि अगर नवाज शरीफ कंटिन्यू रहे 2018 तक और इंतखाबा अपना टेन्योर पूरा करके इंतखाबात में गए तो वो इंतखाबात में कामयाब होके आ जाएंगे। लेकिन एज फार एज आई कैन रिमेम्बर पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब की भी, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो उस टाइम पे भी पीक पॉपुलैरिटी पे थे। आई कांट रिमेम्बर मीडिया की वजह से ना, तो मीडिया को ये बता दिया गया, जिसका जिक्र एजाज सैयद ने मेरे प्रोग्राम में भी किया है, कि बुला के उनको कहा गया मीडिया को कि आपने नवाज शरीफ और जरदारी को चोर और डाकू कहना है, और इमरान खान को आपने साबित करना है कि सबसे नेक और ईमानदार आदमी वही है जिसको अब इमरान खान को गिराया जा रहा है उसी तरह। तो ये जो बुला बुला के यहाँ से ब्रीफिंग्स दी और ली जाती हैं, इसके असरात देर पा नहीं होते और इसके नुकसान होता है। मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी जनरेशन को, कि सच को तलाश करें, और सच जो है वो पेड प्रोपेगेंडा से नहीं होता। आप किसी को देखें, इंसान इंसान है, कोई फरिश्ता या कोई शैतान नहीं होता जो पॉलिटिकल लीडर होता है, वो इंसान होता है। तो ये वाक़या जो है ना, मैं इससे आपको एक जुड़ी हुई एक और बात बताता हूँ कि मीडिया को किस तरह काबू करना था और किस तरह किया जाना था, और क्या लड़ाई शुरू हो रही थी जिसका नवाज शरीफ को पूरा अंदाज़ा था। तो जिस दिन ये काकूल में ये वाक़या हुआ, उस दिन नवाज शरीफ और आसिफ, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद, ये सारे इकट्ठे हेलीकॉप्टर में यहाँ से एबटाबाद गए थे। वापसी पे नवाज शरीफ जो हैं वो हेलीकॉप्टर में मरी चले गए अपने घर, और ख्वाजा आसिफ और परवेज़ रशीद वगैरह ये बाई रोड वापस आए इस्लामाबाद। तो यहाँ वापस आते ख्वाजा आसिफ ने मुझे रब्ता किया। मैं उस वक्त आज टीवी में किसे रब्ता किया? प्रोग्राम कर, मुझे रब्ता किया। मैं उस वक्त आज टीवी में प्रोग्राम करता था। अच्छा। और मेरे व्यूज़ हैं, मेरी ओपिनियन है, मैं प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, प्रो डेमोक्रेसी हूँ, और ये सबको पता है, बहुत अरसे से हूँ। तो उन्होंने मुझे रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने ये कहा है कि अबसार से रिक्वेस्ट करें कि वो पैमरा चेयरमैन के तौर पे अप्लाई करे। उस वक्त कौन कौन आया था आपके पास अगेन? आया नहीं था, मुझे ख्वाजा आसिफ ने कॉल किया, उन्होंने कहा मेरी तरफ आओ। तो मैं उनसे मिलने चला गया। उनसे मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें। आप लोग बाहर बैठ के कैमरे के सामने बहुत बातें करते हैं मुल्क और कौम की खिदमत करने की, हम पे तनकीद भी करते हैं, हमारी कमज़ोरियाँ भी हमें बताते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग फिर आएँ और कुछ हमारा हाथ बटाएँ, क्योंकि जितना झूठ फैलाया जा रहा है और जिस तरह अनप्रोफेशनल तरीके से मीडिया काम कर रहा है, तो आप आके आइन और कानून के मुताबिक काम करके दिखाएं। तो इसी दौरान जब हम ये बात कर रहे थे तो हमारे दोस्त हैं मुश्तरका, हामिद मीर, जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़ी भी हैं, तो वो भी आ गए वहाँ पे, और उनके सामने भी ये बात हुई। तो फिर मैंने मशवरा किया हामिद मीर से, और हामिद मीर ने भी उस वक्त ये कहा कि अगर थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर ये काम होता है, ऐड दिया जाता है और उसमें सारा इंटरव्यूज़ होते हैं और कैंडिडेट्स भी आते हैं, उसमें अगर इफ़ यू आर द बेस्ट वन, अगर आप जाते हैं इस तरीके से, तो इस पर कोई हर्ज नहीं है। फिर मैंने रऊफ़ क्लासरा से इसके बाद मशवरा किया, फिर मैंने काशिफ अब्बासी से इसके बाद मशवरा किया, ये सब दोस्तों से मशवरा किया, सब ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले जो आके पैमरा के चेयरमैन बनते हैं, तो एक मीडिया वाला जाएगा तो ये बेहतर है, क्योंकि उसमें तजर्बा भी मीडिया को होना चाहिए था। उसके बाद मुझे परवेज़ रशीद साहब ने रब्ता किया। अच्छा। उन्होंने भी मुझे प्राइम मिनिस्टर का ये मैसेज दिया, और उन्होंने भी यही कहा कि उस दिन हम इकट्ठे काकूल में थे, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि आप अबसार से ये बात करें, क्योंकि इससे पहले भी मुझे कई सालों से ये बात कही जा रही थी। अगर आप थोड़ा जल्दी समराइज कर दें, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। मैं पैमरा अपॉइंटमेंट के हवाले से आपसे अलग से डिस्कशन करना चाहूंगी, जरूर करूंगी, बिकॉज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस अपने भी हैं और कुछ मुझे भिजवाए भी गए हैं, उन पे करेंगे जरा डिटेल में बात। भिजवाए किसने आपको? सर है ना बहुत से लोग, तो वो आपको भी उन्हीं जगह से सवाल आने शुरू हो गए जहाँ से सबको भिजवाए जाते हैं। वहां से नहीं आ रहे, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जेन्युइन उम्मीद है, जेन्युइन फैंस हैं आपके, वो भी जो जा के पैसे लेके प्रोग्राम करते थे, वो भी यही कहा करते थे कि ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, ये जेन्युइन इल्जामात हैं। आज भी दूसरी तरफ से पैसे पकड़ के और उसी अपनी बात के मुखालिफ हो गए। फैंस हैं आपको नहीं लगता? आपके जेन्युइन फैंस हैं बहुत, आपके वो जेन्युइन फैंस कुछ सवालात भिजवा रहे हैं, वो सवालात डिस्कस करूंगी मैं आपसे। अगर आप ये वाला अभी के साथ अभी आप बताएं, आपका क्या सवाल है अगला इसी मौजू पे? आपकी बात कंक्लूड हो गई है? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये
उस मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ, उस वक्त मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं था, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि नवाज शरीफ को इन सब चीज़ों का अंदाज़ा था कि अदलिया को और मीडिया को अब इस्तेमाल किया जाएगा मुंतखब हुकूमत, जमहूरी मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए। और इसलिए नवाज शरीफ ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत चलती रहे, जमहूरियत का अमल चलता रहे और इसमें कोई रखना अंदाजी ना पड़े। इसलिए वो ऐसे लोगों को चाहते थे कि वो आके हुकूमत का हाथ बटाएं जिनका आइन और जमहूरियत पर ईमान हो, एतमाद हो। तो ये बातें मुझे बाद में समझ आईं, पहले मुझे उस वक्त इस वाक़े का इल्म नहीं था, इसलिए मैं इसको 2 मेक 4 नहीं कर सका, जिसका मैंने बताया आपको। फिर बाद में पैनामा स्कैंडल भी आया, फिर डॉन लीक्स भी आया, जो सब बाद में लेकिन बिल्कुल खोखले साबित हुए। जैसे आपने कहा है कि ये सारा नैरेटिव जो ये मीडिया के ऊपर बिल्ड किया जा रहा था, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाजा होने के बाद ही वांटेड यू टू जॉइन पैमरा टू काउंटर दिस, जो एक वॉर उनके खिलाफ खड़ी की जा रही थी। नॉट टू काउंटर दिस, वो चाहते थे कि कम से कम एक शख्स ऐसा हो उनकी टीम में, और भी हैं, कि एक और शख्स ऐसा हो जो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त कर सके और गलत काम ना करे। मुझे वो गलत काम करने के लिए नहीं लाए थे। और मैं आपको एक और मज़ेदारी की बात इससे जुड़ी हुई बता दूं, ये भी मुझे परवेज़ रशीद साहब ने बताया था जब मैं पैमरा से निकाला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक मीडिया लीडर्स की मीटिंग होती थी डेली PM हाउस में नवाज शरीफ साहब के अंडर। उसमें तमाम लोग जो मीडिया से रिलेटेड थे, मीडिया के जो हेड थे PTV के, या जो मिनिस्टर्स फॉर इंफॉर्मेशन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और दूसरे बहुत सारे, एक टीम थी। कहते हैं वहां सबसे ज्यादा शिकायतें जो हैं अफसार, वो तुम्हारी लगती थी। ये और फिर रोजाना, क्योंकि मैं किसी की बात ही नहीं मानता था, तो फिर जब एक दिन तंग आके नवाज शरीफ ने उस मीटिंग में कहा, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि यार अगर वो सुनता तुम्हारी नहीं है तो वो सुनता उनकी भी नहीं है और यही इसीलिए वो वहां पे है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि सिर्फ गैर कानूनी, गैर आईनी काम ना सुनना, ना करना इस मुल्क में अपराइट लोगों के जुर्म बन जाता है, और जिसकी सजा फिर पाई फख्र के साथ। चलें, हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये जो सवालात हैं ये पैमरा से रिलेटेड, ये एक अलग मौजू है और डिजर्व्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।